क्या होता है एबीजी? आर्टिफिशियल ब्लड गैसेस। ठीक है, इसके बारे में कुछ सुना है, कभी देखा है, कभी किया है? एबीजी देखा है? कंचन एबीजी देखा? क्या होता है एबीजी? होता क्या है? एबीजी एक सैंपल है जो आरटी से लिया जाता है। उसमें क्या देखते हैं? सोडियम, पोटेशियम, SpO2, CO2। और क्यों करते हैं एबीजी? क्यों करते हैं? लिख लो। एबीजी बेसिकली क्या है? एबीजी की फुल फॉर्म आप सबको मैंने बता दी, आर्टरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, एबीजी होता है ब्लड आर्टरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस इज अन इसेंशियल, लिखना चाहते हो तो लिख लो, इज अन इसेंशियल पार्ट फॉर डायग्नोसिस एंड essential part for diagnosis and managing the patient. Part for diagnosis and managing the patient. And managing the patient. बेसिकली एबीजी में हम हमारी बॉडी का CO2, O2 और बाइकार्बोनेट लेवल चेक करते हैं। ठीक है, ये कई तरीके से वर्क करता है। मैं आपको आज सिर्फ थोड़ा मोटा बेसिक नॉलेज बताऊंगी कि जब आप एबीजी करेंगे तो आप उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, लिख लिया? क्या करता है एबीजी? क्या करता है हमारी बॉडी में? क्या पता लगाता है? एबीजी की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारे फेफड़े जो है ऑक्सीजन को कितने अच्छे से हमारे ब्लड में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है। अब एबीजी में देखो क्या क्या होता है, लिख लिया सबने? हम आपने एबीजी में 3-4 चीज़ें देखी होंगी, पीएच, PCO2, SCO3 और PO2। ये देखा है ना एबीजी के स्टार्टिंग में ये था, उसके बाद नीचे आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, उसके बाद सारे नीचे आ जाते हैं। तो एबीजी हमें बेसिकली 3 चीज़ें बताता है। देखो, हमें एबीजी से बेसिकली 3 चीज़ें पता चलती है, ऑक्सीजनेशन स्टेटस, वेंटिलेशन स्टेटस और एसिड बेस स्टेटस। ठीक है, ऑक्सीजनेशन स्टेटस जो ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें इसी में आती हैं। ऑक्सीजनेशन स्टेटस के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं? आपका PO2 और SaO2 देखते हो ना, SpO2 चेक करते हो ना? तो जब आप एबीजी में देखते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है? PO2 या SaO2। ठीक है, और वेंटिलेशन स्टेटस हमें किससे पता चलता है? हमारा PCO2 से। CO2 क्या होता है? CO2 सबको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो हमें वेंटिलेशन स्टेटस किससे पता चलता है? हमारे PCO2 से। ऐसे ही आपका एसिड बेस स्टेटस होता है जो हमें पीएच और SCO3 से पता चलता है। SCO3 क्या है आपका? बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब बेसिकली आपने एबीजी में क्या क्या देखते हैं? हम जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स होते हैं, पीएच, PCO2, SCO3 और बाइकार्बोनेट। ठीक, तो ये चारों चीज़ किसको दिखाते हैं? हमारा ऑक्सीजनेशन स्टेटस दिखाता है PO2 या SCO2। वेंटिलेशन स्टेटस हम किससे देखते हैं? हमारे PCO2 से। और एसिड बेस स्टेटस हम किससे देखते हैं? पीएच या SCO3 से। ये तो आपको मैंने मोटा बताया कि हाँ, हम एबीजी में इतना कुछ देखते हैं। लिख लिया? लिख लिया? किसी भी एबीजी को रीड करने के लिए हमें एबीजी का नॉर्मल वैल्यू हमेशा पता होना चाहिए। देखो, कभी कभी एबीजी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी हम वीबीजी भी ले। वीबीजी क्या होता है? वीनस ब्लड गैसेस। ठीक है, कभी कभी आप जब आर्टरी से नहीं निकल पाता तो सैंपल किससे निकल कर आ जाता है? वो वेन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीबीजी। तो वीनस है कि आर्टरियल
एबीजी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग किसी भी एबीजी को पढ़ पाएंगे। या लिख लो अगर लिखना है तो। मैम क्या है वैल्यू? क्या हुआ? नॉर्मल वैल्यू मैं बता दूँगी। मैम ये आरटी क्या लिखा है? आर्टियल जो आप एबीजी लेते हो उसका नॉर्मल वैल्यू ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 7.35 से 7.45 तक। PCO2 का लेवल कितना होना चाहिए? 35 से 45। ठीक है, लिख लो। PCO2 का लेवल होना चाहिए आपका 35 टू 45। बाइकार्बोनेट का लेवल होता है आपका 22 टू 28। ठीक है, 22 टू 28। PO2 का नॉर्मल होता है आपका 80 टू 100। मैंने 20 to 28 m 22 टू 28 मिली इक्वलाइज। PO2 आपका 80 टू 100। ठीक है, ये आपकी एबीजी की नॉर्मल वैल्यू है। जब आपको नॉर्मल वैल्यू पता होगी तभी आप एबीजी को रीड अच्छे से कर पाएंगे, डायग्नोसिस अपना बना पाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया। 80 to 0.100 80 टू 100 लिखा हो गया। लिख सबने। टेक्निकली क्या होता है कि PO2 यानी कि हमारा ऑक्सीजन, और अगर किसी को लिखना चाहते हो तो लिख लो आपने। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी उसका ट्रू वैल्यू बताते हैं। ठीक है, टेक्निकली लिख लो ऑक्सीजन, ओनली द ऑक्सीजन एंड ओनली द ऑक्सीजन एंड PCO2। PCO2 क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड PCO2 प्रेशर रीडिंग आर ट्रू ब्लड गैस वैल्यू। ठीक है, PO2 और आपका PCO2 ही हमारे ट्रू वैल्यू बताता है हमारे ब्लड। ठीक है, only the oxygen, PO2 and PCO2 carbon dioxide pressure reading the true value of blood gases, reading the true blood gases value। और pH हमारा क्या इंडिकेट करता है? pH हमारा इंडिकेट करता है बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो यह pH जो pH है हमारा क्या इंडिकेट करता है? बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस ये सिंपल था, लेकिन एबीजी को रीड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे क्या क्या होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होता है। एबीजी के रीडिंग के आधार पर ही हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट रेस्पिरेटरी की तरफ जा रहा है या फिर मेटाबॉलिक चेंजेस है। ठीक है, ये आपको एबीजी को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इसको अगर मैं आपको लिखवा रही हूँ फिर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊँगी, फिर आपने जो ग्राफ नोट किया है उससे मुझे बताना कि पेशेंट को आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है, एबीजी इंटरप्रिटेशन दीदी बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेस।
देखो एबीजी में हम लोग क्या देखते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, यही 4 चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, हम लोग कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, हमें भी तो इंटरप्रिटेशन करना है ना कि पेशेंट किस साइड जा रहा है या पेशेंट को क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, पहले जब एबीजी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में जो पीएच लिखा होता है, यहाँ पे 4 रीडिंग लिखी होती है, पीएच, पीसीओ2, एससीओ3 और आपका पीओ2, ठीक है। अगर पीएच हमारा कम होगा, पीसीओ2 ज़्यादा होगा, एससीओ3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट नॉर्मल होगा, तो पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ होगा। वही सेम चीज अगर पीएच आपका ज़्यादा होगा, पीसीओ2 कम होगा, लेकिन बाइकार्ब आपका नॉर्मल होगा, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सेम थिंग अगर रेस्पिरेटरी में नहीं है, एसिड बेस का इशू है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच आपका कम होगा, पीसीओ2 आपका नॉर्मल होगा और बाइकार्ब आपका कम होगा। ऐसे ही अगर एल्कलोसिस होगा तो पीएच आपका ज़्यादा आएगा, पीसीओ2 आपका नॉर्मल होगा, बाइकार्ब आपका ज़्यादा होगा। जब हमारे एसिड और बेस में कुछ इशू होता है तो आपका पीसीओ2 एकदम नॉर्मल चलता है, यानी कि पेशेंट रेस्पिरेशन की तरफ नहीं है। हम अपना जब हम एबीजी देखते हैं तो हम इसी से अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट को हमें क्या नीड है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है तो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, एपनिया डेवलप हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, करते हैं ना अंजलि, क्या करते हो आईसीयू में, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है या हाइपरवेंटिलेशन, पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है पेशेंट। आप लोग एबीजी करके क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू गैस चेंजेज आप पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, चाहे आप बाईपैप सपोर्ट दो, चाहे आप उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दो, चाहे आप उसे ऑक्सीजनेशन सपोर्ट दो, या फिर आप उसे सोडियम बाइकार्बोनेट का बोलस दो। यही करते हो आप एबीजी देख के, ठीक है। तो हम एबीजी को ऐसे देख के समझ सकते। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी, उसको इस ग्राफ से देख के, जो ग्राफ आपने नोट किया है, मुझे बताना कि पेशेंट किस साइड जा रहा है। ये मिटा दूं, एक हो गया सबका? डन रीचा, डन। आप सबके पास ग्राफ है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है, आप पहले नॉर्मल वैल्यू देखेंगे, फिर ग्राफ देखेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे कि पेशेंट को क्या इशू है। क्या किस उसमें होगा पेशेंट, अगर पेशेंट का पीएच 7.2, पीसीओ2 56, एससीओ3 24 होगा। देखो मैंने आपको जो नॉर्मल वैल्यू लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग आपका पीएच कम है, पीसीओ2 ज़्यादा है, लेकिन आपका बाइकार्ब एकदम नॉर्मल है, तो किसमें क्या पेशेंट, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही सेम थिंग अब अगर पीएच ज़्यादा है, पीसीओ2 कम है, या नॉर्मल वैल्यू कह लो, या बाइकार्ब 36 है, तब एग्जैक्टली। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमें एबीजी को देख के कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या क्या देखेंगे,
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हम मेन क्या चार चीज़ें देखते हैं एबीजी में, पीएच, पीसीओ2, एससीओ3 और पीओ। ठीक है, तो ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एबीजी किस चीज़ पे वर्क करती है? 3 चीज़ों पे। मैंने अभी आपको बताया था, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन और एसिड बेस स्टेटस। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन के लिए क्या रखते हैं हम? PO2 या SaO2। ठीक, वेंटिलेशन के लिए क्या देखते हैं हम? PCO2। और वही एसिड और बेस बैलेंस के लिए हम क्या देखेंगे? pH और बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया एबीजी? अब अंदाजा लगाओगे एबीजी करके कि आपने क्या किया। अब एबीजी लेने के लिए सैंपल कहाँ से ड्रॉ करना चाहिए? आर्टरी से। और तो फिमोरल में अलग आर्टरी होती है और अलग साइट बताओ। साइट रेडियल, फिमोरल और रेडियल। आप 3 जगह से सैंपल विड्रॉ कर सकते हैं, इसे लिख लो। रेडियल, ब्रेकियल और फिमोरल आर्टरी। ठीक है, अब सैंपल विड्रॉ किया कैसे जाता है, आपको सैंपल लेना कैसे है एबीजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो। जोर से बोलो। देखो, अभी कंचन ने बोला कि 1 ml की सिरिंज में हेपारिन। हम हेपारिन क्यों लेते हैं? हेपारिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो हमें हेपारिन लेना कितना होता है और क्यों लेना होता है? हमें क्यों चाहिए हेपारिन? वॉश करना होता है सिरिंज को। हाँ जी, क्यों करना होता है? जिससे कि ब्लड तो उसी में जाएगा ना, जिससे कि क्लॉट ना हो पाए। ताकि, क्योंकि बीटीसीटी किसी पेशेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और ब्लड जल्दी से क्लॉट ना हो, इसीलिए हम लोग हेपारिन का फ्लश करके रखते हैं। लेकिन करना कैसे होता है? हेपारिन को आप जब हेपारिन की एबीजी की सिरिंज में लेंगे तो आप मैक्सिमम हम लोग 2 ml वाली सिरिंज लेते हैं, उसमें एबीजी की निडल लगाते हैं। बट अगर आप लोग 1 ml भी रखते हो तो आपको 1 ml पूरा हेपारिन लेना है और वापस डालना है। ठीक है, हमें हेपारिन कितना चाहिए? ताकि हेपारिन हमें सिर्फ हमारी सिरिंज की इनर वॉल को लुब्रिकेट करके रखे। सिर्फ इतना हेपारिन हमारा सफिशिएंट होता है, उसमें नंबर ऑफ ड्रॉप या नंबर ऑफ अमाउंट सिरिंज में नहीं होना चाहिए। अगर सिरिंज में हेपारिन का थोड़ा भी अमाउंट प्रेजेंट होगा तो आपकी गैसेस वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे। इसीलिए हेपारिन हमें सिर्फ किस लिए चाहिए? ताकि सिरिंज की इनर वॉल को लुब्रिकेट करके रख सके। इसके अलावा आपको हेपारिन की और नीड नहीं होती। ये आपको पता चल गया। अब जब आपको सैंपल लेना है पेशेंट का तब क्या करेंगे? फर्स्ट, सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। क्यों? पेशेंट चाहे ओपीडी बेस हो, कॉन्शियस हो, आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा रीज़न। एबीजी का सैंपल जब आप लेते हो तो वीनस सैंपल से ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आपने पेशेंट की काउंसलिंग नहीं की तो पेशेंट सैंपल देने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो पेशेंट की काउंसलिंग सबसे मस्ट होती है। आप पेशेंट को समझाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हैंड वॉश। हैंड वॉश आपका इम्पॉर्टेंट है। बिना हैंड वॉश किए आप एबीजी का सैंपल नहीं ले सकते। हैंड वॉश के बाद क्या करेंगे? क्या अंजलि क्या करते हो आईसीयू में? पहले हम पेशेंट को बताते हैं, उसके बाद हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद उनसे जहाँ से हमें लेना होता है उसको हम फील करते हैं कि हमें कहाँ से फील हो रहा है। उसके बाद हम उस एरिया को क्लीन करते हैं, उसके बाद सैंपल करते हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट की काउंसलिंग की, उसके बाद आपने हैंड वॉश किया, उसके बाद आपने ग्लव्स पहना। ग्लव्स पहनने के बाद आप क्या करेंगे? एरिया को फील पैल्पिटेट करके देखेंगे कि आपको आर्टरी कहाँ पे फील हो रही है। अगर आपको रेडियल का सैंपल लेना है तो आप पोजीशन कैसी बनाएंगे? आपको जब भी रेडियल का सैंपल लेना हो रिस्ट से, तो आप या तो पिलो उसको बेडशीट को रोल करोगे छोटा सा और उसके हाथ के नीचे लगाओगे, या फिर आईवी फ्लूइड की बॉटल आप पेशेंट के हाथ के नीचे लगाओगे फॉर पोजीशन बनाने के लिए।
उसके बाद आपने पल्स फील कर ली, आर्टरी फील कर ली, उसके बाद क्या करोगे, इनर टू आउटर 70% अल्कोहल से क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद आप रीटच नहीं कर सकते, आपको एयर ड्राई देना होता है। फिर जो आपने अपने हेपरिन की सिरिंज बनाई है उसे कितने डिग्री एंगल पे इंसर्ट करोगे, 45 डिग्री, ठीक है। आपकी जो एबीजी की निडल है वो 45 डिग्री अंडर द स्किन जानी चाहिए। जब हम 45 डिग्री अंडर द स्किन निडल को डालते हैं तो हम कभी भी बैक फ्लो नहीं करते, आर्टरी का प्रेशर ऑलरेडी इतना होता है कि सिरिंज ऑटोमेटिकली फील हो जाती है, ठीक है। जब आपने देखा कि आपका सैंपल आ गया है तब क्या करोगे, सिरिंज निकाली आपने, फिर क्या किया, कॉटन से आपको प्रेस करना होता है। क्यों टाइट प्रेस करना होता है, ताकि वहाँ पे हेमाटोमा डेवलप ना हो या फिर कोई हेमरेज ना हो। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 1 to 2 मिनट पेशेंट के पंचर साइट को प्रेस करके रखना होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट रन करेंगे कि छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखो आपने प्रोसीजर किया, प्रोसीजर आपको पता चल गया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप हो सकती है। जहाँ पे आपने निडल लगाई है पेशेंट को, जहाँ पे आपने पंचर किया है, वहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है नेग्लिजेंसी से। जब आप सैंपल विड्रॉ करते हो, कभी कभी अगर बैक फ्लो नहीं आता, आप क्या करते हो, खींचने की कोशिश करते हो, उससे क्या होता है, उसके साथ साथ एयर भी अंदर आती है, ठीक है। तो एयर एम्बोलिज्म होने का चांसेस बढ़ जाते हैं और हेमाटोमा डेवलप हो सकता है। और बताओ, आर्टेरियल वेसोस्पाज्म हो सकता है, वेसल लेसरेशन हो सकता है। इसे लिख लो, लिखना है तो। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, हाँ, हेमाटोमा एट द साइट ऑफ पंचर, आर्टेरियल वेसोस्पाज्म एट द साइट ऑफ पंचर, आर्टेरियल वेसोस्पाज्म, हाँ, एयर एम्बोलिज्म, इन्फेक्शन एट पंचर साइट, हेमरेज। अगर आपकी रेडियल आर्टरी डैमेज हो गई तो क्या होगा, ये भी शुरू से बता दो। हेमाटोमा, आर्टेरियल वेसोस्पाज्म, एयर एम्बोलिज्म, इन्फेक्शन एट पंचर साइट, वेसल लेसरेशन, हेमरेज, ठीक है, और हेमरेज, ठीक है। अगर हेमाटोमा डेवलप हो जाता है तो उसको कैसे क्योर करेंगे। मान लो पेशेंट, मोस्टली हेमाटोमा आप जब फेमोरल से सैंपल लेते हैं तब ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर, आपने अगर प्रेशर नहीं दिया है पंचर साइट पे तो वहाँ पे हेमाटोमा बन जाएगा। हेमाटोमा सबको पता है ना क्या होता है, तो अगर बन गया तो क्या करोगे, आइस कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर बाय द मिस्टेक आपकी रेडियल आर्टरी डैमेज हो गई सैंपल लेते वक्त, तब क्या होगा, पेशेंट के साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नर्व डैमेज हो जाने से पेशेंट की जिस हैंड से या जिस लेग से आप ले रहे हैं वहाँ पे नमनेस आ सकती है, वीकनेस आ सकती है और पैरालिसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप एबीजी का सैंपल लेंगे तो केयरफुली लेंगे, क्लियर। अब एबीजी में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एबीजी क्या होता है, समझ में आया। एबीजी की नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई और एबीजी को आप रीड कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिकली 4 चीजें देखते हैं एबीजी के अंदर हम, क्या क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये मैंने आपको उतना ही बताया जितना आप एक एबीजी को देख के अपनी डायग्नोसिस बना सकते। क्लियर है। एबीजी में किसी को डाउट है तो बोलो। अभी कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया और प्रोसीजर, आपको सैंपल लेना कैसे है, ठीक है।